डेमोक्रेटिक भारत पर ताजा तरीन खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और न्यू नोटिफिकेशंस के लिए। अंतिम बात और ये कि कोरोना में जिस तरह से हमारी सोच को लेकर के जो नया एक दृष्टिकोण आया है उसके बारे में थोड़ी सी बात करना चाह रही हूँ। और उसमें वैज्ञानिक दृष्टिकोण आप देखिए कि जब शुरुआती दौर में जब कोरोना आया और जिस तरह से संघी पूरी जमात ने और यहाँ तक कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री ने भी जनता को कहा कि हम लोग तो क्योंकि उच्च संस्कृति वाले हैं, आध्यात्म वाले हैं, बिल्कुल। और इसलिए हमारे तो कोरोना है वो बहुत ज्यादा कोई प्रभाव नहीं डालेगा और उसे थाली बजाना, गोबर लपेटना, 9 मिनट तक बत्ती बंद करना घर की, ये सब चीजें उन्होंने की। और जब अमित शाह को जब कोरोना हुआ तो हॉस्पिटल में, एम्स में भर्ती हुई, तो ये जो इनका पाखंड है वो जनता ने देखा और ये देखा कि किस तरह से वैज्ञानिक सोच और समझदारी से ही स्थितियों को अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। आज ही राजस्थान पत्रिका में जो WTO हेल्थ सेक्टर की जो सौम्या स्वामीनाथन है उसका एक आर्टिकल मैंने पढ़ रही थी और उसमें उन्होंने कहा कि जो हम ये मान रहे थे कि मनुष्य ही, मानव ही पूरी सृष्टि का सर्वोपरि है, गुरु है, वो बता दिया है कि प्रकृति के सामने ये सब चीजें शून्य है। और लेकिन उसके साथ जनता ने भी ये समझा, क्योंकि इस दौरान अनेक तरह के विद्यार्थियों से चर्चाएं हुई, बातचीत हुई, तो ये कहा कि ये जो आध्यात्म का जो पाखंड है इससे जितना बचा जाए उतना ही ज्यादा हमारे लिए ठीक रहेगा और एक वैज्ञानिक सोच और समझदारी की तरफ लोगों को अपनी जिंदगी के सवालों को हल करने के लिए थोड़ा सा एक नया नजरिया बनते हम ये देख रहे हैं। लेकिन इसी में सरकार ने रामायण और महाभारत चलाकर एक बार फिर पुनः अपने अध्यात्म और पाखंड को बिल्कुल किया और सत्ता हमेशा ये करती रही है। सत्ता हमेशा ये करती रही है क्योंकि उनको धर्मगुरुओं का साथ चाहिए होता है, क्योंकि सत्ता ये जानती है, भले जनता नहीं जानती है, इस वैचारिक ताकत को सत्ता जानती है कि जब तक मनुष्य की वैचारिक और सांस्कृतिक प्रतिभा के ऊपर नियंत्रण नहीं किया जाएगा तब तक राजनीतिक नियंत्रण अधूरा और अस्थिर रहता है। इसलिए लगातार इस तरह का उनका मानसिक जो चरित्र होना चाहिए जनता का अपने पक्ष में, उसके लिए धर्म गुरु है वो सबसे आसान तरीका है। क्योंकि आप देखेंगे कि राम रहीम जैसे लोगों को या आशाराम जैसे लोगों को बचाने के लिए सरकार ने क्या क्या तिकड़में नहीं की, और हम देखते हैं कि किस तरह से अपराधी तत्व ये सबके सब अड्डे बने हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वसुंधरा राजे सरकार में वसुंधरा खुद है वो राम रहीम के पास बैठी हुई है और हमने देखा मीडिया में किस तरह से ये लोग एकदम निकट से उनके साथ रहते हैं। तो ये सत्ता का अपना एक संकट है और जनता हमसे ये सवाल नहीं पूछे कि इतना अधिक खाद्यान्न होते हुए भी देश में लोग भूखे क्यों हैं, ये सवाल नहीं पूछे। इसलिए जरूरी है कि पुनर्जन्म, आत्मा, मोक्ष, पुरुषार्थ, ये सब चीजें लेके आओ ताकि जनता को ये लगे कि नहीं, ये सब आगे वाले समय में मिलेगा, आगे के प्रारब्ध का फल है। इसलिए तो यथास्थितिवाद को बनाए रखने के लिए धर्म का साथ होना उसके लिए बहुत जरूरी होता है। लेकिन अब इस पूरे दौर में जिस तरह से उसका जनता के विरोधी चरित्र हर आंदोलन में आया है, वैसे ही ये जो धर्म का जो एक तरह से जन विरोधी और गैर वैज्ञानिक जो सोच है उसको जनता ने समझा है और काफी हद तक लोगों ने अपने जो सोशल डिस्टेंसिंग के जो नॉर्म्स हैं जो उनकी पालना की है। चाहे और उनको बिल्कुल, मैंने तो कई लोगों से पूछा कि आप क्यों लगा रहे हैं, आपको तो ईश्वर बचा लेगा, तो उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब चीजें तो कहने की होती हैं, लेकिन असली बात तो यही है कि बचाना सब है। तो जानते हैं, लेकिन अपना जो इंटरेस्ट है उस इंटरेस्ट को कहाँ फुलफिल होना है उसको वो अच्छी तरह और भी जानते हैं। और इसलिए वैज्ञानिक दृष्टि, विज्ञान की तमाम तरह की उपलब्धियों का इस्तेमाल करते हुए भी वैज्ञानिक सोच के दरवाजे बंद रखना उनके लिए बहुत जरूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन मैं अंत में फिर कहूंगा कि वैज्ञानिक सोच की हम बात कर रहे हैं, लेकिन अब की शिक्षा नीति आई है उसमें कई बार और जो शिक्षाविद हैं वो वास्तुशास्त्र और कर्मकांड इन जैसे कोर्सों को चलाने की बात कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं देखिए कि हाँ, ये बहुत ही जरूरी विडंबना है। ये बिल्कुल आपने जरूरी वास्तुशास्त्र का कोर्स होगा
होता है। ये देखिए कि ये अभी की बात नहीं है। ये आपने देखा कि पिछली बार जब बीजेपी आई थी और मुरली मनोहर जोशी जब मानव संसाधन मंत्री थे, उस समय बिरला अंबानी रिपोर्ट आई थी और बिरला अंबानी रिपोर्ट में साफ साफ ये कहा गया था कि स्किल्ड लेबर चाहिए और स्किल्ड लेबर के अलावा हमें कुछ नहीं चाहिए। इसलिए सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज के विषयों को उन्होंने हाशिए पर डाला। और उसके बाद ये कि कैसे उनको व्यक्ति की जो सोच है, क्योंकि ये कोई भी शिक्षा तंत्र किसी भी समाज का होता है, वो कोई ऑटोनोमस फिनोमिना नहीं होता, स्वायत्त कोई स्थिति नहीं है। वो हर सत्ता है वो अपने इंटरेस्ट के अनुसार शिक्षा तंत्र को रचता है और आगे बढ़ाता है। बीजेपी जिस तरह की सांप्रदायिक पार्टी है और जिस तरह का संघ का जो एजेंडा है हिंदू राष्ट्र बनाने का, उसमें यही जो वास्तुशास्त्र है यही उसके लिए कारगर हो सकती है। और इसलिए पूंजी को लगाने के लिए, पूंजीवाद को चलाने के लिए तो टेक्नोलॉजी चाहिए, वैज्ञानिक सोच नहीं चाहिए और व्यक्ति रहे वैज्ञानिक युग में लेकिन सोचे है वो मध्ययुगीन युग में। ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है, जो डाइकोटोमी है, इसको ही इस शिक्षा के तंत्र में पूरी तरह से लाया गया है। एक मेरे सवाल है, मैंने अपने थीसिस में भी लिखा है कि जो ज्यादा पढ़ा लिखा है, डॉक्टर है, इंजीनियर है, या जो टेक्निकल कॉलेज से जो स्टूडेंट निकल रहा है वो ज्यादा आडंबरी है, बशर्ते जो सोशल साइंस और ह्यूमैनिटीज जो निकल रहा है वो ज्यादा वैज्ञानिक है। क्या उसके पास अवसर है पढ़ने के या उसको सोचने का? नहीं, देखिए कि टेक्नोलॉजी वाले जो हैं, जो इंजीनियर निकल रहे हैं वो, नहीं, हम भी देखते हैं कि एक डॉक्टर है वो अगर 5 अंगूठी पहन रहा है, नहीं, अगर एक डॉक्टर ऑपरेशन करने जाता है उससे पहले भी वो गणेश जी की वंदना कर रहा है। तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह की शिक्षा है हमारी है उसमें आपका पेशा अलग है और जीवन अलग है, समाज अलग है, आपके जातीय इंटरेस्ट अलग है। ठीक है। तो ये जो एक गैप है उसके बीच में, वो गैप है, उसके चलते अगर वो कोई साइंटिस्ट है वो जानना भी चाहता है और मानता भी है, लेकिन उसकी जो सोच है और उसका जो सीखने का, समझने का, चीजों का जो दायरा है वो कहते हैं कि इतने बड़े हमने हमारे प्रोफेसर्स देखे हैं और देखते भी हैं कि वो इतने अच्छे आर्टिकल साइंस के ऊपर लिखते हैं, इतनी अच्छी किताबें उनकी होती हैं, लेकिन वो कहते हैं सब ईश्वर की देन, ईश्वर पे छोड़ते हैं ईश्वर। तो इसलिए ये क्लास करेक्टर समझना पड़ेगा कि जो व्यक्ति जहां से आ रहा है वो किस तरह का, क्योंकि वो किसी जाति से आ रहा है, किसी धर्म से आ रहा है और उससे वो लाभकारी स्थिति में है, तो वो नहीं चाहेगा कि कोई लोग है वो इस तरह का साइंटिफिक टेम्परामेंट भी लेके आए, क्योंकि उस प्रयोगशाला से बाहर अगर वो समाज को भी प्रयोगशाला समझता है, अपने अनुसंधान को केंद्र मानते हुए, तो फिर उसके लिए संकट है, उसका प्रमोशन नहीं होगा, उसकी नौकरी नहीं होगी, उसको सर्विस से या उसका तबादला कर, तो इतने सारे भय वहां हैं कि वो अंदर से जानते हुए भी वो आडंबर करता है जो कि उसके पेशे के खिलाफ है। तो और सोशल साइंस ह्यूमैनिटीज के विषय वाले जो लोग हैं वो मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि वो बहुत ज्यादा साइंटिफिक टेम्परामेंट के, लेकिन चूंकि उनका नेचर ही ऐसा है, सोशल कॉन्शियसनेस पैदा करने का वाला विषय होते हैं और सोशल कॉन्शियसनेस में जब चीजों को समझने की कोशिश करते हैं तो इंटरेक्शन के बिना नहीं समझ सकते हैं। पॉलिटिक्स को समझना है, इकोनॉमिक्स को समझना पड़ेगा, सोसाइटी को समझना पड़ेगा, तो एक ऑब्जेक्टिव एक आपका एनालिसिस वहां पर उस रूप में आना ही होता है कि कैसे आप समझे, क्योंकि सोशियोलॉजी वाले भी धर्म को समझ रहा है, फिलोसफी वाला भी समझ रहा है, पॉलिटिकल वाला भी, तो उनको एक कॉमन वो जरूरत रहती है। लेकिन जो प्रयोगशाला में बैठा हुआ व्यक्ति है उसको उस तरह की कोई अनिवार्यता नहीं होती है। तो यहाँ ये ही जो एक गैप है ये हम हमारे हर उसमें देख रहे हैं। किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी वाले जो होते हैं वो निहायत दर्जे के धार्मिक होते हैं, बिल्कुल है। और कोई वैज्ञानिक का हम आधार मानते हैं, अगर ये कहते हैं इतना बड़ा वैज्ञानिक था, वो भी मान रहा था, तो वैज्ञानिक होने का मतलब इंसान और वैज्ञानिक सोच वाला व्यक्ति होना ये कोई कंपलसरी नहीं है, ये बिल्कुल अलग है। और इस समाज में जहां इस तरह की शिक्षा लेते हैं उसमें तो कॉन्शियसली एफर्ट्स करने पड़ते हैं आपको रिलीजियस फ्रेम से बाहर आने के लिए, और अपने आप के साथ इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों संघर्ष हैं वहां करने होते हैं। तो न तो इतनी फुर्सत होती है, न आपकी क्लास कॉन्शियसनेस आपको अलाउ करती है, न आपके इतने संसाधन होते हैं कि आप उस तरह से उस चीजों को ले जाएं।
तो ये पूरा का पूरा जो नया शिक्षा तंत्र है, ये पूरा एक सांप्रदायिक एजेंडा है बीजेपी का। और इसमें जितनी तरह साइंस और टेक्नोलॉजी और धर्म, इन तीनों को लेना है, लेकिन साइंटिफिक कॉन्शियसनेस नहीं होना चाहिए, साइंटिफिक सोच जनता की नहीं हो। ये पूरी बाड़ाबंदी इसमें की गई है। भाषाओं के माध्यम से, आपके प्राचीन संस्कृति संस्कारों के अध्ययन के माध्यम से उसमें हम अनुसंधान करेंगे, गोबर से हम ये करेंगे, हम उसमें ये करेंगे। तो ऐसे जो लोग इस समय हैं वो पूरा खतरा है, और पूरा लागू करने के लिए जिस तरह की तत्परता है, कोई बहस नहीं है, किसी भी तरह की कोई सिक्योरिटी नहीं है। आप देखिए कि हर कॉलेज और इस यूनिवर्सिटियों में अब एक सेल होगा जो ये देखेगा कि आपको रखना है या नहीं रखना है। परमानेंट जॉब अपॉर्चुनिटीज है वो कहते हैं कि नहीं होनी चाहिए, और हायरिंग और फायरिंग और पे प्रैक्टिसेस वाला जो कॉन्सेप्ट है वो पूरा लेके आएंगे। और उसमें आप देखेंगे कि किसी भी तरह की सिक्योरिटी जैसी जो चीज है, और बिना सिक्योरिटी के किस तरह का वैचारिक उन्नयन होता है, किस तरह की वैचारिक सोच आगे बढ़ती है, ये संभव ही नहीं है। बिल्कुल नहीं संभव। तो इसलिए ये पूरा का पूरा ये शिक्षा तंत्र बीजेपी की पूरी जो पॉलिटिक्स का है उसके आलोक में ही देखना पड़ेगा। और उस आलोक में अगर हम देखेंगे तो ये साफ दिखाई देगा कि शिक्षा में पूरा सांप्रदायिक एजेंडा लाने का एक पूरा का पूरा तंत्र इन्होंने हमको दिया है नई शिक्षा के नाम पर। बहुत बहुत शुक्रिया, आप सभी चर्चा में जुड़े, और बिल्कुल हम डेमोक्रेटिक भारत के माध्यम से लगातार और भी तमाम मुद्दों पर बात करते रहेंगे। देखते रहिए डेमोक्रेटिक भारत। दीजिए महेश वर्मा को इजाजत। शुक्रिया। थैंक यू। ओके, थैंक यू।